चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैं बात कर रहा था कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कंजर्व रहता है। मतलब ये कि जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब है अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दोनों को आप ऐड करके देख लेंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतनी बात पढ़नी है कि टोटल चार्ज आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। बाकी एग्जांपल वगैरह करने की इतना जरूरत नहीं है। व्हाट इज अ फील्ड, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपके पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से ग्रेविटी की डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट मास। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है या एक्सेलरेशन है, इसी पॉइंट के वो फोर्स पर यूनिट चार्ज जिसको हम बयान करते हैं। यहाँ पे चलते चलते एक बात बता दूं, आपका जो मैस होता है ना, ये दो तरह का हम मैस कंसिडर करते हैं। एक हम लेते हैं ग्रेविटेशनल मैस और एक हम लेते हैं इनर्शियल मैस। ये जो आपके पास एम जी का फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इसके अंदर जिस मैस को हम पढ़ते हैं ये ग्रेविटेशनल मैस है और ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। लेकिन जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, इसको हम इनर्शियल मैस कंसिडर करते हैं। पार्ट वन में ये बात मैंने क्लियर की हुई है। और ये जो मैस है रिलेटिविटी के मुताबिक ये एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका जो मास मैस है इनर्शियल मैस है। मैं कहूँ चलते चलते बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। वो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम स्पेस या रीजन है जिसमें आपका चार्ज दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, उस रीजन स्पेस को। और ये स्पेस या रीजन की जब बात करते हैं तो ये थ्री डी की शक्ल में होगा, 2D की शक्ल में नहीं होगा। और किसी भी फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज पे लगने वाली फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और डायरेक्शन इसकी ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम, दिस वन। ये कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशन आ गई इसके अंदर। अब ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्जेस, लेट्स सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, कुछ फासले पे आपने एक पॉइंट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, दरमियान में जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो लेट्स सपोज R है स्मॉल। ये सोर्स चार्ज है जिसका फील्ड है, इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसका जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है आपके पास, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है इसके अंदर जब पुटअप करेंगे तो क्यू नॉट से कैंसिल आउट होगा और ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। और ये इसकी स्केलर फॉर्म है। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैनी चार्जेस हैं तो तमाम चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन होगा इन सब का अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और ये उसकी डायग्राम नीचे शो की गई है। ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपने इसके अंदर देखना। बाकी दो एग्जांपल्स हैं एफएससी लेवल ही की हैं कि अगर आपने दो, जैसा ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, आपने जीरो फील्ड लोकेशन मालूम करनी है, मतलब जहां दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके लिए आपने दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनको इक्वल कर देना है। अब टोटल अगर लेंथ L है तो एक तरफ से अगर आप लेंथ को x लेट कर लेते हैं, ये हिस्सा आपने x लेट कर लिया, टोटल लेंथ L है, तो बाकी लेंथ दूसरे चार्ज की जो करंट डिस्टेंस वो L माइनस x हो जाएगा। तो के Q1 ओवर R1 स्केयर इज इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्केयर। दोनों तरफ से ये k की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। मैं मुसलसल k का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। बुक्स में आमतौर पर यूं ही लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको शायद पहले भी बता दिया था कि मेरी आदत वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना टाइम जो मैं लगाऊं मैं खाली के ही बोल देता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मतलब यही कांस्टेंट होता है पूरे का पूरा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई टॉपिक नहीं आपने करना, बस इसके अंदर एक चीज आपने पढ़नी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव समझ लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन
ये आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से देख लें। इसके अंदर आपने ये आखना है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दो स्मॉल चार्जेस हो ना अगर आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के और उनके दरमियान डी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो स्मॉल चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, NaCl के क्रिस्टल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इन्होंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो आपका है, इसका कॉन्सेप्ट एक लिहाज से अगर आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, फिलहाल तो ये डेफिनेशन इसी तरह है, कॉन्सेप्ट के हवाले से जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि मूवमेंट आप जब भी बात करते हैं, जैसा मूवमेंट ऑफ फोर्स की आप बात करते हो, तो वो होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये सिर्फ जस्ट इतना ही कॉन्सेप्ट इसका आपको याद रखना काफ़ी है कि जो चार्ज आपके दो स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड होते हैं एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो उनका आपस में सेपरेशन जो होती है वो और उनके किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, बस। जहां तक फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कोई इतना नहीं, वो जब हम आगे जाके पढ़ेंगे वहां जाके देख लेंगे, क्योंकि आपके जो चार्जेस होते हैं ना वो हमेशा सिंगल चार्ज नहीं होते। ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज अलग आप कंसिडर करेंगे, नेगेटिव अलग। आमतौर पे ये चार्जेस अलग-अलग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत कम होता है। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं प्लस माइनस चार्जेस के। तो हमें जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दो दो जो छोटे स्मॉल चार्जेस हैं, तो अगर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उसे हम डाइपोल का नाम दे देते हैं। और उस डाइपोल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो अलग उसका इफेक्ट होता है। तो वो हम सब चीज़ें आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी आ जाए तब हम क्या करेंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो छोटे चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो जी डी है आपके पास, ये लिखा हुआ यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आपने ऑन अ लाइन बाइसेक्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये जो एक्स एक्सिस है ये वो लाइन है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दरमियान डिस्टेंस को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर किसी पॉइंट पी के ऊपर आपने इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने कैलकुलेट करना है। ये असल सवाल है आपका। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहाँ हेडिंग है। अब लाजमी नहीं है कि वहां डिफाइन करें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हो सकता है डिफाइन करना आ भी जाए, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये डाइपोल की वजह से नियर अ डाइपोल एक लाइन के ऊपर जो डाइपोल के दरमियान डिस्टेंस के साथ 90 एंगल बना रहा हो या उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उसके ऊपर किसी पॉइंट पर एट अ स्मॉल डिस्टेंस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। ये सवाल आता है पेपर में। तो पेपर में जो क्वेश्चन आना है उसी को जहन में रख के याद करना है, डाइपोल को जहन में रख के याद नहीं करना है। इसको डाइपोल का सवाल आएगा तो ठीक है, ऑब्वियसली वो तो बना बनाया आर्टिकल है, लेकिन क्वेश्चन जिससे मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट की शक्ल में आता है। तो वहां पे आके कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है या पढ़ने ही जा रही है टॉपिक। ठीक है, अच्छा अब करना कैसे है, जैसा कल की थी हमने कैलकुलेशंस। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट पी के ऊपर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्यू नॉट रखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी पॉइंट चार्ज रखेंगे उसके ऊपर जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है जो फोर्स लगाएगा वो अवे लगाएगा ना, तो ये फोर्स होगी। और जो नेगेटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट करेगा तो उसकी ये फोर्स होगी। तो एक ई पॉजिटिव होगा ये वाला राइट साइड वाला, और एक ई नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड वाला। इन दोनों के दो जो कंपोनेंट इनको मिला के आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो आपने कैलकुलेट करना है। अब सीधी सी बात है, जो नेट बनेगा मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़हन में रख लें। हम ज्यादातर जो एंगल्स इस तरह से ट्रीट कर रहे हुए हैं कि वो एक्स कंपोनेंट बनता है हमारा, यानी कॉस ऑफ थीटा। आपको ई पॉजिटिव का भी ई प्लस कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट निकालना है, ई नेगेटिव का भी ई नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट निकालना है। दोनों के जो साइन कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को एड अप करेंगे और ये नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसकी इक्वेशन
अगर आप देखते हैं यहां पर ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये चीज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, दोनों को जब हम ई पॉजिटिव ई नेगेटिव का जो आंसर है वो सेम होगा, वजह दोनों का डिस्टेंस पी पॉइंट से सेम है, ठीक है। डिस्टेंस आर हम ले रहे हैं, अगर डिस्टेंस आर लेते हैं तो आर एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रही है और ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रही है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस डी था ना, तो डी बाय टू ये डिस्टेंस है, डी बाय टू ये डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस ये है, आर डिस्टेंस ये, और ये डिस्टेंस एक्स है। एंगल हम यहां पे ले रहे हैं इस साइड पर, इसका मतलब है इसके साथ जो हमारा, अब यहां मैं जो एंगल ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू जब आप वेक्टर डायग्राम के हवाले से देखोगे तो द सेम एंगल आपका इस जगह मुंतकिल होगा, ठीक है जी। और जो कंपोनेंट है इसके अलोंग आएंगे इस डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन के चक्कर में अगर आप पढ़ जाएंगे वो बनते इसी तरह है, लेकिन उस तरफ चक्कर में पढ़ने के बजाय सिंपल आपने ई पॉजिटिव ई नेगेटिव का जवाब इक्वल, और जब आप दोनों के ई प्लस कॉस ऑफ थीटा और ई माइनस कॉस ऑफ थीटा को ऐड करते हैं तो जवाब आता है 2e प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि ई प्लस का जवाब ई माइनस के बराबर है, तो दोनों को प्लस ही कर दिया हमने, ये वाला इक्वेशन 10। कॉस ऑफ थीटा निकालना है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो ये फॉर्मूला आ गया। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहां से पुटअप करते हैं, ई पॉजिटिव का जो आंसर है या नेगेटिव का, सेम थिंग, ये क्वेश्चन नंबर 9 में पुटअप है। दोनों को इकट्ठा करके क्वेश्चन नंबर 10 में पुटअप करेंगे तो आके भाई क्वेश्चन नंबर 10 ये बनेगी। और आप खुद देख सकते हैं यहां पे आर की पावर आ रही है आपके पास 1, और इधर 1/2 ऐड करेंगे तो ये 3/2 पावर नजर आ जाएगी आपको, दिस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ई की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब यहां पर आपने एक चीज की है कि वो जो क्यू था ना और ये डी डिस्टेंस था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पी बना दिया, डाइपोल मोमेंट की शक्ल में दे दी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो 11 है, ये डाइपोल मोमेंट की शक्ल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर देती है ऑन अ लाइन एट राइट एंगल टू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल चार्जेस, ठीक है जी। अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? बायनोमियल सीरीज की हेल्प लेंगे, 1 प्लस वाई पावर n 1 प्लस एन वाई, ये फर्स्ट टू टर्म्स आप लेके चलेंगे इसकी, ये वाली बाकियों को निगलेक्ट कर देंगे। इसके मुताबिक ये नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है, ऊपर 11 को देखें जरा, 11 में जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाएं, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये अगले सफे पर आ जाए नीचे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसके ऊपर आपने बायनोमियल सीरीज लगानी है सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, तो 1 प्लस, अब ये आप देखेंगे यहां 1 नहीं था पहले, इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब बाकी बचेगा जो यहां पी के नीचे लिखा नजर आ रहा होगा आपको डायग्राम के नीचे, ये इस जगह देखें। अब यहां पे एक्स वो डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली, बायनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब यहां स्पेशल केस आप लगाएंगे, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। स्पेशल केस क्या है कि अगर आप एक्स को बहुत लार्ज लेते हैं डी के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली डी को आप इसमें 0 पुटअप करते हैं, बाकी जो आंसर बचेगा वो ये बनेगा। तो ये डाइपोल के लिए आपका फॉर्मूला आ गया जो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल 1/r क्यूब या 1/x क्यूब के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है जी। तो यहां तक आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है, ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपने मुख्तलिफ किस्म की उसी तरह से लाइन ऑफ चार्ज, डिस्क ऑफ चार्ज, इस तरह की चीजें आएंगी, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब बाज लोगों से सवाल करते हैं सर हमने पीछे ये चीज कैलकुलेट करके आ चुके हैं लाइन ऑफ चार्ज के लिए। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं अभी पढ़ा के आया हूं, F/Q, ठीक है। एफ का फॉर्मूला आपको आता है, पीछे कैलकुलेट कर लिया, वही फॉर्मूला मैं यहां पुटअप करूंगा ना, तो क्यू नॉट जो इस एफ के फॉर्मूले में आ रहा होगा कटेगा और ई का फॉर्मूला बन जाएगा। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब भी ये सवाल आएगा तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो इस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह पिछला सबका आपने जो कल सवाल किया था इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए पूरा ही सॉल्व करेंगे और स्टेप्स वही हैं, वही इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। हाँ, जहां तक ये वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, ये टॉपिक नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है इसका, ठीक है। इसके अंदर आपको वो तीनों जो डेंसिटीज हैं उनका जिक्र है, ऐसे ये सच नहीं करना, आपने टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, एप्लीकेशंस यहां से आप शुरू करेंगे।
ये फिलहाल लाइन ऑफ चार्ज है, कल वाली डायग्राम है। सिर्फ ये फर्क है कि जहां कल फोर्स का जिक्र था वहां पे आज इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है, बस इतना फर्क है। उसके बाद आप देखोगे सेम कैलकुलेशन, वहां कल डी आपने एफ वाई निकाला था, आज डी ई वाई है, डी ई कॉस ऑफ थीटा। सेम कैलकुलेशन आपकी चल रही है, ठीक है। वैल्यूज पुटअप किया करेंगे आपने अंदर, इसके अंदर चूंकि लाइन ऑफ चार्ज है तो इसमें आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी आनी है, यानी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अब लैम्डा को जब आप डी क्यू के लिए लेंगे तो उसके लिए जो लेंथ है वो चूंकि जी डायरेक्शन में कल की तरह, तो ये डी जी हो जाएगा, और डी क्यू का जवाब यहाँ पे लैम्डा डी जी होगा, और आगे जाके क्यू का जवाब लैम्डा एल हो जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक। तो ये दोनों चीजें आपके जहन में कल की तरह होंगी, वही इंटीग्रेशन सेम, सारे स्टेप मैंने कल करा चुका हूँ। कल का लेक्चर अपलोडेड भी है आपके CSS फोरम के ऊपर, वहां भी आप जाकर देख सकते हो। तो वही कैलकुलेशन आप यहाँ परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 26.16। इसलिए मैंने कल जोर दिया था कि जो काम मैं आज कल करवा रहा था, मैंने बार बार कहा था प्रिपेयर कर लें, वो प्रिपेयर कर लेंगे, आगे सारी कैलकुलेशन तकरीबन आपने कर ली भी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास आ जाती है शीट ऑफ चार्ज। उसके नजदीक आपने, अब जब शीट की बात आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज में आपको सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, और वो होती है आपके पास क्या नाम है, या डिस्क जिसे हम कहते हैं, शीट या डिस्क, और वो चीज होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर की जगह बस वो आनी है। चलें वो तो अभी टॉपिक शुरू करना है, एक छोटा सा इसके अंदर एप्लीकेशन है इसकी, कि अगर आपके पास लाइन ऑफ चार्ज के नजदीक अगर आप स्पेशल केस अप्लाई करते हैं, ये वाला कि लेंथ को अगर आप y डिस्टेंस से बहुत ग्रेटर ले लेते हैं, अब डायग्राम की तरफ आए जरा, y डिस्टेंस ये पॉइंट चार्ज है, यानी आप लाइन ऑफ चार्ज को बहुत लार्ज फासले पर ले जाते, बहुत लार्ज ले लेते हैं, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, और y उसके मुकाबले में बहुत स्मॉल है। तो ऑब्वियसली जो आप अप्रोक्सीमेशन जब ये अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्मूले की शेप है वो इस शेप में शिफ्ट हो जाएगी, दिस वन। एक चीज, दूसरी बात कि इसी फॉर्मूले में जो 26.16 इक्वेशन है आपके पास, इसके अंदर आपने एक और अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी है कि अगर आप y को बहुत लार्ज कर देते हैं, तो ये दो स्टेप्स हैं स्पेशल केसेस। एक में आपने y को लार्ज कर देना है, y को जब आप बहुत इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो उसका इंफिनिटी की जो लिमिट अप्लाई करनी होती है, उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को y पर डिवाइड करना होता है। वो जब आप ये जो y स्क्वायर अंडरूट का मतलब y होता है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं, उसमें होगा ये कि एल स्क्वायर ओवर 4 का जो फैक्टर है ना, ये वाला डिवीजन के चक्कर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऊपर का y है वो कट जाएगा, और अंदर का जो y स्क्वायर है आपके पास एक, ये आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला इस शेप में चला जाएगा। ये दो स्टेप हैं इसके आप करेंगे, क्योंकि इसमें जो लैम्डा एल है ये क्यू बन जाएगा, दिस वन, ये क्यू की फॉर्म में ले जाएगा अकॉर्डिंग टू सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये आपके स्पेशल केसेस थे इसके दो लाइन ऑफ चार्ज के। उसके बाद जब आप डिस्क की तरफ जाएंगे तो डिस्क की पूरी कैलकुलेशन अब आपने करनी कैसे, कल आपने की थी डिस्क की, ठीक है, और रिंग की, दोनों की। जो आपने कल कैलकुलेशन की है ना, 100% आपने वही कैलकुलेशन उठानी है और यहां पे अप्लाई करनी है। सिर्फ फर्क ये होगा कि वो सारा फोर्स के लिए कैलकुलेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। थोड़ा सा मैं आपको उसका ग्लिम्स दिखा देता हूं, या उसको एक इशारा दिखा देता हूं कि आपने करना कैसे है। वहां पे जो ये है जी आपके पास, ये रिंग ऑफ चार्ज है। रिंग ऑफ चार्ज के लिए आपने ये डीएफ का जैसा फॉर्मूला लिया था, अब आप ये डीई का फॉर्मूला लेंगे इसको। जब आप इसको डीई का फॉर्मूला लेंगे तो ये क्यू नॉट इसके अंदर नहीं होगा, यानी इस क्यू नॉट का उधर ले जाओ ना, डिवाइड कर दो, तो ये डीई का फॉर्मूला बन जाता है। और जब यहां आकर आप निकालोगे एफ जी जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ ई जी आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे डी ई कॉस ऑफ थीटा बनेगा। और बाकी आपने इसी तरह बस ये क्यू नॉट को गायब करना है हर कैलकुलेशन में से। अब आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। तो आप ये क्यू नॉट को गायब करते जाएंगे इसमें से, तो बाकी कैलकुलेशन सेम टू सेम यही वाली आपने कैलकुलेशन छापनी है। और उसके बाद जब आप डिस्क की तरफ जाएंगे तो डिस्क का काम देख लें, इक्वेशन 25.17 में जो आंसर आया है सेम आंसर वहीं पे आया है।
आगे भी आ रहा होगा, सिर्फ ये क्यू नॉट नहीं होगा उस आंसर के अंदर। देख लीजिए इधर, ये वाला लाइन ऑफ चार्ज के बाद आपके पास ये आ गया यूनिफॉर्म रिंग और एंड डिस्क, इन दोनों की कैलकुलेशन ये फॉर्म लेंगे। ये आप लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चन करना है, इन्होंने तो मुख्तसर कर दिया यहाँ पे बुक में, लेकिन नोट्स के अंदर आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, और सोल्यूशन मैं कल आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की तरफ आ जाए। इन्फिनिट शीट क्या होती है? ये डिस्क इन्फिनिट शीट में शिफ्ट हो जाएगी, सिर्फ आपने इसके ऊपर ये आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई कर देनी है। आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आर जब अप्रोचेस टू आप इन्फिनिटी करेंगे तो उसको जब आपने सॉल्व करना है, तो ये जो फैक्टर आपका दिस वन है ना, सारा का सारा ये हो जाएगा 0, बाकी बचेगा सिर्फ ये हिस्सा, और ये आपका आंसर है। इसका मतलब है इन्फिनिट शीट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिस्क। अगर खाली इन्फिनिट शीट पेपर में आ जाता है, लेट्स सपोज, फिर आप डिस्क के लिए कैलकुलेशन करके आखिर में ये स्पेशल केस बनाना है इसको। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को टैकल करना है। मतलब नोट्स में आपने सिर्फ ये जो डिस्क का है वो आपने कैलकुलेशन पूरी लिखनी है, इसको लिखना आपने स्पेशल केस की शक्ल में ही है। अगर ये सवाल आता है तो 5 नंबर का या 4 नंबर का, तो पीछे जो क्वेश्चन आया हुआ उसको इसके साथ रिलेट करना है आपने, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं शेल। एक शेल होता है, एक सफियर होता है, दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। तो शेल के लिए और सफियर दोनों के लिए इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। शेल कहते हैं हॉलो सफियर को, और एक होता है सॉलिड सफियर, उसको हम सफियर ही का नाम देंगे। हॉलो सफियर का मतलब यह होता है कि अंदर से वो खोखला होगा, और किसी भी चार्ज्ड हॉलो सफियर, चाहे वो मेटालिक बॉडी का या उसका है क्या नाम है इंसुलेटिंग बॉडी का या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। लेस देन, देखें आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर आपके शेल का रेडियस है। लेट्स सपोज ये आपके पास शेल है, ठीक है, इसकी सरफेस पे जनाब पॉजिटिव चार्ज है। मैं अब सारा तो नहीं ड्रॉ कर रहा, थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं। तो दरमियान, अब ये इसका टोटल रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर का मतलब इनसाइड द शेल। जब आप आर लेस देन कैपिटल आर करते हैं तो ये स्मॉल आर होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं आपका। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की साइड पर है, इधर इधर होगा चारों तरफ। ठीक है, जिस तरह यानी हम कुछ फासले पे चले जाते हैं ना, तो ये शेल विल बिहेव जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। इसको सच प्रूव करने की खास जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर ये शेल ना होता, सॉलिड सफियर होता, फिर क्या होता? उसके लिए ये है कि उसके लिए आप जो डायग्राम देखोगे ना, अब यहां डायग्राम अभी नहीं है बनी हुई, लेकिन डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का आपके पास, ये देखें जी, मैं जो डॉट डाल रहा हूं ये समझे ये सारा चार्ज है, ये सारा कुछ चार्ज को शो कर रहा है, जो इसके ऊपर मैं ये डॉट शो कर रहा हूं। लें जी, ये आपके पास सॉलिड सफियर है। अब आप क्या करते हो? आप इसके अंदर एक और अंदर चले जाते हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो। ले जी, एक और सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर का, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस मैं ले लेता हूं कैपिटल आर, बाहर वाले का, ये बड़े वाले का, और जो अंदर का आपके पास है इसका रेडियस मैं ले लेता हूं स्मॉल आर। ले जी, अब यहां जो बात समझने वाली है, डेंसिटी स्मॉल सफियर की और बिग सफियर की इक्वल है, दोनों की डेंसिटी इक्वल है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल है। फर्क क्या है? दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है बेटा जी, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है, और दोनों पे चार्ज भी डिफरेंट है, क्योंकि बड़े सफियर पे ज्यादा चार्ज है, और अंदर जो ब्लू कलर का सफियर नजर आ रहा है उस पर थोड़ा चार्ज है। डेंसिटी अलबत्ता सेम है, जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। चार्ज कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, तो डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है स्मॉल सफियर के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो वो आता है Q ओवर 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब,
और बिग के लिए आता है कैपिटल क्यू ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई से कट गया और यहां से स्मॉल क्यू का आंसर आपके पास निकला कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। ये स्मॉल क्यू चार्ज का आंसर आ गया, जो ब्लू कलर का वो है सर्कल या सफियर है ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया। अब जब मैंने इसका मालूम करना है, ये मेरे पास चार्ज आ गया इफेक्टिव चार्ज, ठीक है जी। अब मैंने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब आप एक काम करें, ये मैं स्मॉल सफेयर की बात कर रहा हूँ, उसकी जो क्यू निकाला है ना ये ऊपर वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दें। के और 1/r स्क्वायर मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कैलकुलेशन में मसला ना हो। क्यू आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। अब ये स्क्वायर क्यूब से कटेगा तो बाकी जवाब आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ इन्होंने किया हुआ है, ये किया हुआ है दिस वन इनसाइड द सफियर, इनसाइड द सफियर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक हो गया हमारे पास। अगर आउटसाइड द सफियर बात करते हैं फिर तो वही फॉर्मूला है, वो जो इक्वेशन नंबर 26 ये वाली इक्वेशन 26.21b, फिर यही फॉर्मूला रहेगा आउटसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया जो कि कैपिटल आर क्यूब के साथ इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो चीज आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद रखेगा इमेजिनरी पाथ होता है on which a unit positive charge if it is free to do so can move। वो पाथ जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल सकता है मूव कर सकता है, इमेजिनरी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। माइकल फैराडे ने यह कॉन्सेप्ट दिया था मैप आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसकी कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं थी, ये जस्ट एक लिहाज से वो था विजुअल ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम चार्ज होती है, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होती हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव के हवाले से किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जितना इटैलिक में पोर्शन है ना ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा इसके हवाले से। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब वो एरिया परपेंडिकुलर टू लाइन है, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद नेक्स्ट आपके पास जो इसमें चीज आती है वो आ जाएगा हमारे पास टॉप। ये मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इनको जस्ट इसी तरह देखना है आपने। और मजीद जो हमने इसमें अब काम करना है वो हमने करना है, ये टॉपिक नहीं है कोई खास करने वाला, इसको लीव इट करें, ये भी नहीं। अब हमने गॉसेस लॉ की तरफ जाना है। हाँ ये आ गया गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ करने से पहले आपको जरा फ्लक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो जनरल फ्लक्स की डेफिनेशन है ना उसको आपने, ये डायग्राम है जो आप कंसीडर कर सकते हैं फ्लक्स को समझने के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ, ये जो नजर आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मुख्तलिफ किस्म के एरियाज हैं आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें ये जो पहला एरिया है ना जो फिगर ए बना हुआ है ये ए है, और ये एरिया बी है, ये सी है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एरिया या प्लेन इसकी परपेंडिकुलर है। जो सेकंड है ये कोई एंगल थीटा बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये हॉरिजॉन्टल है। अब एक यहाँ कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वेक्टर एरिया का, आप सब लोग उससे वाकिफ हो। ये अगर आपके पास एरिया है ना इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन वेक्टर एरिया कहलाता है। जब मैं अपना एरिया हॉरिजॉन्टल लेता हूं यानी प्लेन ऑफ द एरिया, प्लेन ऑफ द एरिया
हॉरिजॉन्टल है तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेक्टर एरिया इस परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं। अगर मेरी प्लेन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया मेरा हॉरिजॉन्टल होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। जो फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा ये डायग्राम में नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो वेक्टर एरिया हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब आपकी आर्म प्लेन परपेंडिकुलर होगी, तब वेक्टर एरिया हॉरिजॉन्टल है और फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आपका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, डायग्राम नंबर सी को आप गौर से देख लें, इसमें अगर मैं वेक्टर एरिया ड्रॉ करता हूं तो मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। और यहां पे ये हॉरिजॉन्टल होगा, और इधर वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एंगल थीटा ही बना रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा मेरे पास, इसको ओपन करेंगे, ई ए कॉस ऑफ थीटा। मैं सेकंड फिगर के लिए, बी के लिए, सी के लिए फ्लक्स जीरो नजर आ रहा है मुझे, कोई लाइन वेक्टर एरिया में से नहीं गुजर रही, और ए फिगर में मैक्सिमम है, ठीक। और बाकी इसी तरह ये क्लोज फिगर है कोई, इसके अंदर अगर आप वेक्टर एरिया निकालेंगे तो इसका वेक्टर एरिया आपके पास जीरो आएगा, जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना लीव कर रहा है, नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। कोई क्लोज फिगर रखी हुई है। बस ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, आपके पास टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ये है जी आपका क्वेश्चन जो आपने करना है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट में जितनी मैंने पढ़ा दिया उतना ही काफी है, बाकी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन आप कर लेंगे। फ्लक्स थ्रू अ फील्ड, उसके वो दो को क्या नाम है, क्लोज सरफेस है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स उसमें एंटर हो रहा है उतना लीव कर रहा है, इससे टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। उसका उन्होंने जिक्र किया हुआ, ये आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स अगर आउटवर्ड है तो नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। इसका मतलब है अगर आप कोई डाइपोल रख देते हैं तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी वो वापस आके नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी। ये चीज आ गई इसके अंदर, ये नीचे डायग्राम आई हुई डाइपोल के लिए, दिस वन, कि डाइपोल अगर बना लेते ना तो उसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक। अब आ जाता है गासेस लॉ, ये है जी आपका पहला बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन। फ्लक्स सिर्फ डेफिनेशन की हद तक, फॉर्मूले की हद तक, क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो, बस ये तीन बातें उसके अंदर आपने देखनी है। इतना लंबा जो लिखी है इंग्लिश में, इंग्लिश वो करने की जरूरत नहीं है। अब गासेस लॉ, गासेस लॉ आ जाता है, प्रूव करना भी आ जाता है, स्टेट करना भी आ जाता है, इसकी एप्लीकेशन भी आ जाती है, जिस तरह आपने एफएससी में की थी, ठीक है। गासेस लॉ असल में हम लोग जो पढ़ते रहे हैं पहले, वो ये पढ़ते रहे हैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी भी यही डेफिनेशन है। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लिया है, एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू। और जब आप इसको, फ्लक्स का मतलब आपको पता है ई ए होता है ना, इसको डी ए का नाम देते हैं। यहां पर आप इंटीग्रल यूज कर लें, ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो ये गाजिला की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है आपके पास, मैथमेटिकल फॉर्म, ये हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं अभी आपको बता के आया हूं, कि किसी भी क्लोज सरफेस में से अगर आपने फ्लक्स गुजारना है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स कहलाता है। बाकी इसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें ये फिगर जो बनी है, फिगर नंबर 6, इसको डिस्कस किया गया। S1 S2 S3 तीन सरफेसेस नजर आ रही हैं और एक S4 नजर आ रही है। S1 का फ्लक्स होगा, S3 2 का भी फ्लक्स होगा, ना तो S3 का फ्लक्स होगा ना S4 का। S3 का इसलिए नहीं होगा कि इसमें जितना आपके पास फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना बाहर आ रहा है। अब S1 2 3 है कहाँ? ये S1 है, ये S2 है, ये 3 है, और 4 में ये दोनों चार्जेस आ रहे हैं। डाइपोल वाला चक्कर होंगे जो मैं पीछे पढ़ा के आ गया हूं आपको। असल वो टॉपिक आपने यहां से देखना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि गाजी लॉ को जब एक्सप्लेन करना आता है ना, तो हमें ये भी सवाल आता है कि हमने कूलम लॉ को डिड्यूस करें या फाइंड आउट करें फ्रॉम गाजिस लॉ। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। यही फॉर्मूला जो गाजी लॉ का मैं अभी बता के आया हूँ, ई नॉट, अभी इंटीग्रल क्लोज सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं हम, डॉट ई ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। इसका डॉट ओपन करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए ई डी ए बन जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए कॉस जीरो हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्यू। ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, अंदर आ गया इंटीग्रल डी ए। एरिया को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये सफेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया बनता है जो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता है।
अब यहां पर आके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दें, एफ ओवर क्यू नॉट, जो आपके यहाँ नोट्स में बस यहीं तक किया हुआ है 10 तक, ये 10 के बाद का स्टेप मैं बता रहा हूं। तो आप फिर इस पूरा पूरा गॉस लॉ 100 से कूलम लॉ प्रूव कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1/4 पाई आर स्केयर, 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। रीअरेंज कर लें इसको जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्केयर। आगे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें लिख दीजिए। ये आपने कूलम लॉ निकाल लिया फ्रॉम जी। गाजिस लॉ हम कर रहे थे। आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है? एक आधा बंदा मुझे जरा कंफर्म कर दे। ओके बेटा, हम लोगों ने अभी तक जो काम किया था इसमें, यहाँ ये कूलम लॉ को हमने डिड्यूस किया था फ्रॉम गाजिस लॉ। यहाँ तक है कि बाकायदा भी वो आपके पेपर में सवाल आया हुआ बाकायदा, और कई मरतबा ये सवाल आया हुआ है। अब इसके बाद है गाजिस लॉ की एप्लीकेशंस। अब देखा जाए, पहले हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी कूलम लॉ की, कि लाइन ऑफ चार्ज है उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, हम फोर्स निकाली। फिर यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी किया हमने। डिस्क, रिंग ऑफ चार्ज, डिस्क ऑफ चार्ज, आगे जाके इंटेंसिटी के केस में दो केस और ऐड कर लिए, शेल और सफियर का, उनको पढ़ा, डाइपोल को शामिल कर लिया। इसी तरह जो आपका गाजिस लॉ है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एक मजबूरी है कि इसको जब भी आपने अप्लाई करना है, क्लोज बॉडी पर अप्लाई करना है। अब क्लोज बॉडी पर अप्लाई करने के लिए आपको एक इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी ऑफ सम रेगुलर शेप बनानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। उसको आप नाम देंगे गाशियन सरफेस, ठीक है? अब आप जो इसमें पहला काम करने जा रहे हो गाशियन, वो है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, यानी आपके पास एक लाइन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है पहले की तरह ही, और आपने उसके नजदीक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग गाजिस लॉ। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। इसमें आप क्या करते हैं, इसके गिर्द एक लेट कर लेते हो सिलेंड्रिकल शेप बॉडी, यानी कि ये सिलेंड्रिकल शेप बॉडी इस तरह की आपने लेट कर ली है, ठीक है? अब जाहिर बात है जल्दी में डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ी सी गंदी मंदी बनेगी। इसके अंदर से ये आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस गुजर रही है, और ये वो पॉइंट है जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट्स सपोज जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द लाइन होगा। अगर मैं इधर से सरफेस लेता हूँ इसकी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है? इसका मतलब है ये जो मैंने सिलेंडर लेट किया ना, इसकी एक सरफेस ये नजर आ रही है आपको। अब इसका सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया ऊपर का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एक नीचे की सरफेस नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हॉरिजॉन्टल है इस तरफ, और वेक्टर एरिया नीचे की तरफ है। इसको यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकलेगा ना, ये जो कर्व सरफेस नजर आ रही है ये वाली इसका निकलेगा, और इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, इसका जो सरकमफेरेंस और इसकी लेंथ का प्रोडक्ट। अब ये चीज हमने करनी है, ठीक है? और ये जो कल बता रहा हूं आपको मैं चीजें, देखें यहां पर ये बताया हुआ इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपर और लोअर सरफेस के पैरेलल होने की वजह से फ्लक्स क्या है, जीरो हो जाएगा एनीवेयर ऑन द कैप्स, यानी कि अप, अबव एंड बिलो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए। तो आपने गाजिस लॉ अप्लाई किया, ये गाजिस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। जब आप इसको ओपन करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, तो अगला स्टेप जो होगा वो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, एक स्टेप इन्होंने मिस किया हुआ है, वो होगा ई डी ए इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है आपका कर्व सरफेस के लिए। ई को बाहर निकाल दें पहले की तरह, ई बाहर आ गया, इंटीग्रल आएगा, डी ए आएगा इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो ये हिस्सा है ना, ये वाला,
इसका जो आंसर है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस है, जो कि 2πr उसका सर्कमफेरेंस और लेंथ h के बराबर है। ठीक है, और q लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ h के बराबर, वहां से लैम्डा h बन गया, h दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बाकी आपका जवाब आ गया लाइन ऑफ चार्ज के नजदीक, और यही जवाब हमने पीछे भी निकाल रखा है इसी किस्म का। ठीक है, ये आपकी एक एप्लीकेशन हो गई लाइन ऑफ चार्ज की। उसके बाद है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो ये वही डायग्राम है जो आप एफएससी में पढ़ के आए थे। सिलेंडर लेट किया आपने, ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पर। एक सिलेंडर लेट कर लिया जो इस शीट के आर पार गुजर रहा है, आधा सिलेंडर शीट के पल्ले जाने यानी कि लेफ्ट साइड पर, आधा इधर हमारी तरफ राइट साइड पर है। अब ये शीट है, इसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एरिया, ये लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को। अब यहां आपने पहले जब गाजेस लॉ अप्लाई करेंगे तो गाजेस लॉ में आपके पास जो एरिया आना है, गौर से देखें, ये जो कर्व सरफेस है ना, ये इसका फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायग्राम के मुताबिक। अगर ये मैं एफएससी वाली डायग्राम बनाऊं जो हम बना के सिखाते हैं बच्चों को, वो ये अगर शीट को यूं ले लें हॉरिजॉन्टल में, तो आपका जो वेक्टर एरिया वो है सिलेंडर यूं आ जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, वेक्टर एरिया ऊपर को है, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है यहाँ पर फ्लक्स ई ए होगा, इसी तरह नीचे का जो फ्लक्स है वो भी ई ए होगा। और ये जो कर्व सरफेस नजर आ रही है ये वाली इसका वेक्टर एरिया इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। वही चीज वहां पर है जहां पे यही डायग्राम सामने वर्टिकल शेप में बनी हुई है। बात समझ आ गई होगी अब तक। अब जब आपने इसके ऊपर लगाना है गाजेस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म में लगाएंगे इसको, जब आप ओपन करेंगे इसका, अपने पूरा स्टेप एक कर लिया करें, वो ये स्टेप छोड़ जाते हैं, ई डी ए क्यू, ई को आपने बाहर लेके जाना है, अंदर आपने इंटीग्रेशन करनी है क्लोज सरफेस के ऊपर, तो अबव और बिलो ई ए प्लस ई ए हो जाएगा दो सरफेसिस का, बस कहानी खत्म। इनको आप हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप दो पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। वहां पे आपको लेना पड़ेगा बॉक्स, दो पैरेलल प्लेट्स की सारी कैलकुलेशन यही होंगी। ये आपके पास दो पैरेलल, जैसा कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का बॉक्स लेना पड़ेगा। ये सेम टू सेम एफएससी चीज है, एफएससी वाली। अलबत्ता अगर आप इसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हो आज के टीकाकार के मुताबिक, तो आपके जो एक दो तीन स्टेप हैं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप सेम होंगे। जो चौथा स्टेप है ना ये वाला, ये चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट ई, और इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ ई ए आएगा, क्योंकि एक सरफेस बचती है, कौन सी, ये वाली, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। बाकी सबके लिए फ्लक्स जीरो, वजह इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, यहां इसका वेक्टर एरिया भी ऊपर से नीचे की तरफ, बाकी सबके वेक्टर एरिया या तो यहां है या यहां है या मेरी और आपकी जानिब है, ये जो साइडें हैं दो, तो वो 90 डिग्री एंगल बनता है, उनका फ्लक्स जीरो हो जाता है, इज इक्वल टू क्यू। तो ये आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसके लिहाज से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर है बड़ा सिंपल आना है। ठीक है, अच्छा जी, मतलब इसमें अच्छा ई ए मैंने कर दिया, यहाँ पर ई ए की जगह वो खाली एरिया ए आना है, क्योंकि एक एरिया है ना इसके अंदर, वो ई ए टोटल, ये बाहर ई लिखा हुआ है मेरे पास। तो ये आपके पास हाँ कैलकुलेशन होगी, तो वो आ जाएगा आंसर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। अब क्यू का आंसर लगा दें, वो जो डेफिनेशन कहाँ लिखी थी मैंने अभी, सरफेस चार्ज, वो नीचे लिखी हुई है, छोटी सी नजर आ रही होगी आप लोगों को। सरफेस चार्ज डेंसिटी को शामिल करना है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो चार्ज का फॉर्मूला होगा सिग्मा एरिया, ये सिग्मा एरिया वहां लगा दें ऊपर, तो सिग्मा इंटू एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है जी, ये ई मैंने एक्स्ट्रा यहाँ लाया हुआ। अच्छा जी, तो ये आपके पास ए से कट जाएगा, और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आप दो शीटों के लिए भी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो दो शीटों का था नहीं, लेकिन मैं करा दूं आपको। अब स्फेरिकल शेल आ गया,
शेल, शेल और फिर आएगा आपके पास स्फेरिकल स्फीयर, ये लिखे हुए दोनों। स्फीयर और शेल की कैलकुलेशन मैं पीछे करा के आया हूं आप लोगों को, लेकिन अभी हमने करना है विद द हेल्प ऑफ गाउसेस लॉ। शेल के दो केसेस होंगे यहां पर, एक विद इन द शेल, एक आउटसाइड द शेल, ये याद रखिएगा। अब देखें, शेल आपके पास ये है जिसको मैं इस वक्त डॉटेड कर रहा हूं रेड कलर से, ये आपके पास शेल है, ठीक है जी, जो यहां पर डायग्राम में नजर आ रहा है। इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब आपने इसके अंदर एक गाशियन सरफेस लेट की है, सरफेस नंबर इसको नाम दिया गया S2 का, और एक बाहर लेट की है S1। दो केसेस के लिए आपने काम करना है, ठीक है, इनका जिक्र ये यहां पर ऊपर लिखा हुआ भी है। अब जब आप यहां गासेस लॉ अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली सफेरिकल शेल है, तो ये आप पीछे सफेरिकल बॉडी के लिए कैलकुलेशन करके आए हैं, सेम टू सेम वही। अब यहां भी अगर आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है तो स्टेप्स में आपको यहां पे साइड पे कर देता हूं। देखें, पहला स्टेप आपका एप्सिलॉन नॉट होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और बाहर क्या होगा, क्यू होगा। अगला स्टेप जब आप करोगे तो ई को आप कॉमा निकाल दें, इंटीग्रल और डी ए, एक स्टेप और होता है बीच में मैं करना सिखा चुका हूं आपको, डॉट खत्म करके सिर्फ ई डी ए लिख दें, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए आप हमेशा काम करते हैं। अब जब आपने यहाँ पे एरिया लिखना है तो वो है 4πr², अभी कॉलम लॉ के अंदर भी करके आए थे, इसको आप हल कर लें तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आप काम जब कर रहे जा रहे हो, इस काम के लिए आपने किया क्या है, आपने वो शेल लिया जो बाहर वाला है, सरफेस S1। जब आप सरफेस S2, ये S1 के लिए है, फॉर सरफेस S1, जब फॉर S2 करोगे आप तो सब कुछ ये करोगे, लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप इस स्टेप पे अगर आते हो तो एप्सिलॉन नॉट ई 4πr, अब आर जो है ना आपका वो लेस देन आर है, यहां पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो यहां ये क्यू जीरो हो जाएगा, जिसके नतीजे में ई जीरो हो जाएगा। ये भी बात समझ आ गई होगी। तो ये वो स्टेप है, यहां उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप जरा दो स्टेप बीच में सॉल्व कर दीजिएगा ताकि मैथमेटिकल जो एक रिक्वायरमेंट होती है सवाल की वो पूरी हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया स्फेरिकल स्फीयर, ये, और ये जो कैलकुलेशन है स्फेरिकल स्फीयर की, ये वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको करवा रहा था कि जब आप स्फेरिकल स्फीयर लेंगे तो इसके भी दो केस होंगे, स्फीयर के अंदर एक स्फीयर लेंगे या बाहर आप लेंगे। एक में जरा मैं इसको जरा डायग्राम ऊपर कर दूं यहां पर ताकि नजर आए जी। ये स्फेरिकल स्फीयर्स हैं आपके पास, इसमें एक आपने लिया हुआ है अपना सर्कल इनसाइड पर, ये वाला जिसको मैं अब रेड कलर से आपको बी डायग्राम की बात कर रहा हूं, स्मॉल, जिसका रेडियस जो है ना आर वो लेस देन कैपिटल आर है। और इस केस में जो आपका आर है, ये वाला, ये आर है, ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। इसमें दो केसेस आपके हम स्टडी कर रहे हैं। जो लेस देन का है उसमें तो ऑब्वियसली वो चार्ज डेंसिटी वाला चक्कर चलेगा, जो बाहर वाला है उसका केस वही है, सेम जो आपने पढ़ा पहले, ठीक है। उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर जो अभी अभी हमने कहीं कैलकुलेशन की पीछे, ये वाली सेम कैलकुलेशन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड है ना, चार्ज की जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो पुटअप कर देनी है, तो उसके ऊपर तो उनका कोई इतना वो नहीं है। देख लें आप, फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, आपके पास सेम फॉर्मूला आया हुआ है, ये वाली। अच्छा, लेकिन जब आप लेस देन की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली चार्ज अब चेंज हो जाएगा। बाहर आप जाते हैं तो टोटल चार्ज क्यू आ रहा है, अब इसको आप कैपिटल क्यू कर लें टोटल चार्ज को, और स्मॉल चार्ज को स्मॉल क्यू ले लें अंदर वाले चार्ज को। लेकिन अब यहां पे जो कैलकुलेशन में अंदर वाला जो चार्ज है ना, अंदर का जो स्फीयर है उसका क्यू प्राइम लिया गया, ये, तो सारी कैलकुलेशन आपकी फिर वही सेम होगी, सिर्फ फर्क ये क्यू प्राइम का आ गया। अब क्यू प्राइम की वैल्यू मुझे चाहिए, और क्यू प्राइम की वैल्यू मैं अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आया था, दोबारा निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी चार्ज क्यू प्राइम ओवर वॉल्यूम 4/3 स्मॉल आर क्यूब, और ये टोटल चार्ज यहाँ क्यू से शो किया गया 4/3 कैपिटल आर क्यूब, सेम कैलकुलेशन बेटा, और यहां से क्यू प्राइम का आंसर आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू ओवर आर क्यूब। ये आप पुटअप करोगे तो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर होगी पीछे वाली कैलकुलेशन के मुताबिक, ठीक है।
उसके बाद आपके पास अगर दो शीट्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वो दो शीट्स की आ गई है। वो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने दी हुई है ये डबल शीट्स, लेकिन पीछे मैं डबल शीट की कैलकुलेशन करा चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने डबल शीट्स की कैलकुलेशन इसी तरह की हुई है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं सेम है। तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आता है तो उसका भी ई ओवर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। इस तरह कर लें, लेकिन ज्यादा बेटर ठीक है आप उसका ऐड करके इंटीग्रेट करके करें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन और ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपकी पूरी हो जाती है यहां तक। ठीक है, तो गॉसेस लॉ हमने करना था, हो गया हमारा। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू हो रहा है। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, खाली पोटेंशियल एनर्जी, जनरल ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है टॉपिक, इसको हम नहीं कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे। लेकिन हमारा जो जिससे ताल्लुक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट इस तरह दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करके उसका फॉर्मूला ड्राइव किया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगरचे दोनों में सेम ही होता है, दोनों में वर्क डन होता है, दोनों का वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होता है। अलबत्ता इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर फील्ड है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मैस के ऊपर होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल बॉडीज के लिए, न्यूट्रल बॉडीज के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज बॉडीज के लिए होता है ऑब्वियसली, और इसमें मैस का इतना रोल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का ज्यादा होता है। ये वो चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं सारी की सारी। अब आपने टॉपिक कौन सा करना है? टॉपिक जो आप करेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो आपने इसमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला जो टॉपिक है ये अब आप करेंगे। इसके अंदर ये वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स। और वर्क डन ऑब्वियसली आपने जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप इसको फॉर्मूले को, ये जो आपके पास ये वर्क डन ही है, ये सामने जो इक्वेशन लिखी है ना, ये पूरा वर्क डन है आपके पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब भी वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। इसी वजह से जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना एफ और डी एस का, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और एस कहीं कहीं हम एरिया भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ एरिया नहीं है, डिस्टेंस है। तो वो जो हमारे पास एंगल है ना वो 180 डिग्री आता है। वजह, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके में अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन करना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टूवर्ड्स द चार्ज लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, तो 180 डिग्री की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है। फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और डिस्टेंस डी आर आ जाएगा, उन्होंने शो कर ही चुके हैं, और यह आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो बिटवीन लिमिट R1 और R2 के दरमियान तो K कांस्टेंट है, Q1 आपका कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है 1 ओवर आर स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू डी आर, R1 R2 यूनिट के दरमियान। तो 1 ओवर आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए इसको ऊपर ले जाओगे, और ये स्टेप मैं हमें आगे कहीं जगह सॉल्व हुआ हुआ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा -2 + 1 इंटीग्रेशन का रूल के मुताबिक पावर रूल, और लिमिट अप्लाई कर देंगे R1 से R2 की तरफ। बाकी चीजें कांस्टेंट है, साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, जरा देख लें ये स्टेप पूरा मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इसका इशारा ही कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ऊपर R की पावर -1 और नीचे -1 आएगा, और यहाँ लिमिट आ जाएगी R1 R2, तो -1 ओवर R बनता है। ठीक है, R1 R2, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो वो अपर माइनस लोअर, तो बाहर पहले ही माइनस है तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर R2 - 1 ओवर R1। ये अगर आप वो बाहर का माइनस को प्लस नहीं करते तो ये फिर आंसर अंदर जो आंसर आएगा ना, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, और बाहर आपके पास जो नेगेटिव साइन चल रहा था माइनस, और बाकी टर्म्स क्या थी आपके पास, के थी, Q1 2 3 वो साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो वर्क डन है ये आपके पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। बल्कि ये फॉर्मूला पीछे कहीं लिखा हुआ भी था, ये वाला चार्जेस के हवाले से दिस वन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन के बाद ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये लिखा हुआ ऊपर। अब इसी से हम निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक, यहीं से इसी इक्वेशन से। कैसे भला, अगर मैं इनमें से एक पॉइंट को
आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाता हूं, ठीक, तो जो वर्क है ना वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। अगर एक पॉइंट को मैं आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाता हूं तो जारी बात है वहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी इसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ए या बी, किसी एक को मैं बाहर रख लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज बी पॉइंट को बाहर, आमतौर में हमारी आदत है ना कि ए इधर रखते हैं बी यहाँ रखते हैं, और ये आपका चार्ज है, ये पॉइंट ए है ये बी है, बी को मैं इन्फिनिटी पे ले गया हूँ, तो वो जो बी का डिस्टेंस है आर बी, ये हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो इसका मतलब है ये चीज 0 हो जाएगी इतनी फॉर्मूले में, और बी पॉइंट पे जाके पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास आंसर आना है इसका, तो वो आएगा के आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, और 1/RA आएगा, और जो नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कट जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव इधर होगा एक नेगेटिव इधर होगा, वो कट कटा के ये आपके पास जवाब आ जाएगा इसका। तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ना, अब आपने इसको तैयार कैसे करना है। तैयार करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है एक ये आप करेंगे, और इसमें ये इतनी ज्यादा डिटेल की तरफ आप ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको, और इसका कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपका फॉर्मूला पीछे मैं बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, ठीक है, डिटेल में आपने, और ये साइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस फॉर्मूले तक रहना, बाकी कंपैरिजन थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोनों फॉर्मूले की शेप के हवाले से हो रहा है कि शेप सेम होती है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, हो सकती है किसी ना किसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, उसका फॉर्मूला, उसकी जो छोटी